अजाइल मेथोडोलॉजी देखो, अजाइल मेथोडोलॉजी में आप लोगों ने लिख के लिया है कि एक बार हमारा मतलब ये मॉडल के रिक्वायरमेंट फिक्स हो गए थे, पूरी टीम काम करने लगती है पूरे प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब वाटरफॉल मॉडल में भी वैसा ही रहता है कि रिक्वायरमेंट एक बार फाइनलाइज हो गई तो पूरी टीम सारे के सारे रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती है। मतलब कंसिडर करो कि 3 महीने का ड्यूरेशन है, ये मॉडल का भी 3 महीने का रहता है, वाटरफॉल का भी 3 महीने का रहता है। तो अगर 3 महीने का ड्यूरेशन है तो उस 3 महीने के ड्यूरेशन में सिंपली अगर कंसिडर कर लो आपके एप्लीकेशन के 3-4 पेजेस कंप्लीट करने हैं आप लोगों को, क्योंकि पेजेस में तो बहुत बड़े सारे सिनेरियो रहते हैं कि इवन अकाउंट क्रिएशन वाला पेज रहता है तो उसमें बहुत सारी थिंग्स रहती है। हर एक बटन, हर एक टेक्स्ट फील्ड, हर एक कैरेक्टर, हर एक लोगो, हर एक चीज डेवलप करने में, टेस्ट करने में टाइम जाता है। तो कंसिडर कर लो 3 महीने के ड्यूरेशन में आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करने वाला पेज, देन लॉग इन करने वाला पेज एंड थर्ड वन होम पेज, ऐसे 3 पेजेस का फाइनलाइजेशन किया रिक्वायरमेंट का कि हाँ चलो इस 3 महीने के ड्यूरेशन में हम लोग 3 पेजेस ये डेवलप करके टेस्ट करेंगे। तो ये फाइनल होने के बाद सारी की सारी टीम क्या करती है, उस स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती। लेकिन अजाइल मेथोडोलॉजी में ऐसा नहीं होता। अजाइल मेथोडोलॉजी का ड्यूरेशन ऑलरेडी उससे कम है। अजाइल मेथोडोलॉजी का ड्यूरेशन क्या है, 1 मंथ ओनली। यहाँ पे लिखा नहीं है आप लोगों ने, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, बाद में लिख के लेना है कि अजाइल मेथोडोलॉजी का ड्यूरेशन है 1 महीने का। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक महीने के ड्यूरेशन के हिसाब से उसको प्लान करते हैं। मतलब अजाइल क्या है, एक मॉड्यूल ड्रिवन मेथोडोलॉजी। तो हम लोग हमारे एप्लीकेशन को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल में भी वैसे ही करते हैं हम लोग, लेकिन वाटरफॉल मॉडल का ड्यूरेशन 3 महीने का है। तो 3 महीने के ड्यूरेशन में बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी पड़ती है, तो टीम को बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। लेकिन अजाइल मेथोडोलॉजी में ऐसा नहीं है। अजाइल मेथोडोलॉजी का ड्यूरेशन है 1 महीने का। तो हम लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। मॉड्यूल्स में मतलब छोटे छोटे सब पार्ट्स में, एंड उस मॉड्यूल के ऊपर हमारा फोकस रहता है। तो ऐसे करने की वजह से क्या फायदा होता है, देखो कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन हो, उस एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके ऊपर अगर फोकस कर देते हो तो आपकी क्वालिटी में ज्यादा इंप्रूवमेंट रहती है। यही फैक्टर है कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है तो मॉड्यूल्स को डिवाइड करो, मतलब एप्लीकेशन को मॉड्यूल्स में डिवाइड करो एंड उस मॉड्यूल का डेवलपमेंट स्टार्ट करो। मतलब फर्स्टली पहला फोकस करेंगे हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ अकाउंट क्रिएशन पेज पे। इवन अकाउंट क्रिएशन पेज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, उसमें बहुत सारे कंटेंट्स होंगे, तो उस पेज को भी डिवाइड किया जाएगा छोटे छोटे मॉडल्स में, मतलब छोटे छोटे सब पार्ट में। तो इसकी वजह से क्या होगा कि टीम का फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी चीजों के ऊपर होगा। मैं अगर आपको 4 टास्क एट ए टाइम देता हूं, एक स्पेसिफिक 10 लोगों को, एंड उस स्पेसिफिक 10 लोगों को स्पेसिफिक एक टास्क असाइन कर दिया, मतलब एक एक टास्क असाइन कर दिया और आप लोगों को बोल दिया कि ये 4 टास्क मुझे इस ड्यूरेशन में कंप्लीट करके दे दो। तो आप लोग क्या करोगे, वो चारों टास्क के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन मैं दूसरे 10 लोगों को सिर्फ 2 ही टास्क देता हूँ और सेम स्पेसिफिक आप उन लोगों को बोल देता हूँ कि आपको काम करना है उसी फंक्शनलिटी के ऊपर, टाइम लग गया तो भी चलेगा। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि आपके पास काम कम है और स्पेसिफिक बाकी की चीजें ज्यादा है, तो आप फोकस करते हो। मतलब अगर 4 टास्क है और 2 टास्क है, तो फर्क क्या पड़ेगा कि जो 2 टास्क है उसकी क्वालिटी ज्यादा आती है। तो सेम थिंग अजाइल मेथोडोलॉजी में भी होता है कि एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसके ऊपर पूरा फोकस टीम करती। तो इसमें फायदा क्या होता है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट चलते। जो भी मॉडल में उतना, या तो वाटरफॉल मॉडल में उतना क्वालिटी नहीं रहता, क्योंकि कुछ चीजें मिस हो सकती, क्योंकि बहुत सारा पार्ट रहता है डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए। तो इसका इम्पैक्ट मतलब निगेटिव जाता है कि कुछ क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है। तो अजाइल मेथोडोलॉजी में ऐसा नहीं होता। अजाइल मेथोडोलॉजी में आप लोगों को उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट असाइन होते हैं एंड उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। तो अभी सेंटेंसेस का मीनिंग देखो, कुछ सेंटेंसेस है इसमें जिसका मीनिंग
है और आपको वो मीनिंग पता होना चाहिए। लाइक अजाइल इज एन मॉड्यूल ड्रिवन मेथोडोलॉजी। अजाइल कह दिया है मॉड्यूल ड्रिवन मेथोडोलॉजी। तो मॉड्यूल ड्रिवन मतलब क्या है कि एप्लीकेशन को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जा रहा है। एप्लीकेशन को अलग अलग मॉड्यूल्स में या तो सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है एंड उसके ऊपर फोकस करके टीम काम करती है। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं मॉड्यूल ड्रिवन मेथोडोलॉजी। देखो यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से बताया, सपोज देयर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैविंग 6 मॉड्यूल। क्या दिया है कि एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसमें 6 मॉड्यूल है। इन अजाइल मेथोडोलॉजी दिस इज डिवाइडेड इनटू द ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स। मतलब अगर 6 मॉड्यूल है उस एप्लीकेशन में तो 6 मॉड्यूल को भी स्पेसिफिक 3 फेजेस में डिवाइड करके रिलीज किया है। फर्स्ट फेज में 2, सेकंड फेज में 2, थर्ड फेज में 2। मतलब हम लोग 6 मॉड्यूल के ऊपर डायरेक्टली काम नहीं करना स्टार्ट करते। हम लोग काम करेंगे स्पेसिफिक डिवाइडेशन करके कि 2-2 मॉड्यूल के ऊपर काम करेंगे, या तो स्पेसिफिक मॉड्यूल बड़े रहेंगे तो एक एक मॉड्यूल के ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो मॉड्यूल मतलब क्या है, एक पार्ट एप्लीकेशन का। समझ लेना कि मॉड्यूल मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट उस एप्लीकेशन का, वो हम लोग उसके ऊपर फोकस करके काम करते हैं एंड वो पार्ट जब कंप्लीट होगा तब हम लोग उसको रिलीज करते हैं, कस्टमर को दे देते हैं। ऐसा स्पेसिफिक सिनेरियो चलता है अजाइल मेथोडोलॉजी में। तो अजाइल इज एन मॉड्यूल ड्रिवन मेथोडोलॉजी। आपको एक्सप्लेन भी ऐसे ही करना है कि अजाइल इज एन मॉड्यूल ड्रिवन मेथोडोलॉजी बिकॉज वी आर like dividing our application into the n number of modules and we will target that modules, complete it and then deliver it to the customer. मतलब हम लोग उस स्पेसिफिक मॉड्यूल को टारगेट करके कंप्लीट करेंगे एंड देन उस स्पेसिफिक मॉड्यूल्स को कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो ये है स्पेसिफिक इसका मीनिंग मॉड्यूल ड्रिवन मेथोडोलॉजी का। उसके बाद क्या दिया है कि रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वाटरफॉल मॉडल में देखा कि रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो हम लोग प्रीवियस स्टेज पे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रीवियस स्टेज पे भी जा सकते हैं, उसके प्रीवियस स्टेज पे भी जा सकते हैं। अजाइल का यही फायदा है, इसीलिए अजाइल कोई भी यूज करता है। हर एक कंपनी अजाइल ही प्रेफर करती। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर कभी भी रिक्वायरमेंट चेंज करता है तो भी हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग उसको नहीं कह सकते कि नहीं हम लोग ये बाद में देखेंगे एक्सेट्रा थिंग्स। हम लोग उसको एक्सेप्ट करके अगर वो इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर इमीडिएट भी काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये है अजाइल मेथोडोलॉजी, ये है उसके बेनिफिट्स। कस्टमर को बेनिफिट्स होने चाहिए, ऐसी मेथोडोलॉजी हम लोग फॉलो करेंगे। हमारा भी बेनिफिट्स रहता है क्योंकि प्रोजेक्ट की बजट ही उस पर, मतलब जब अजाइल मेथोडोलॉजी रहती है तो प्रोजेक्ट की बजट ही ऑलरेडी ज्यादा रखे जाते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि रिक्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे तो हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तो हम लोग कॉस्टिंग ही पहले ही उसकी ज्यादा रख देते हैं। तो ऐसा स्पेसिफिक सिनारियो। तो देखो, रिक्वायरमेंट आर चेंजिंग फ्रीक्वेंटली इन अजाइल मेथोडोलॉजी। कस्टमर रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअसली चेंज करता है, इसीलिए वो प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी नहीं है। 4th नंबर का पॉइंट देखो, इट इज नॉट अ प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी। कैसे एक्सप्लेन करोगे कि सिंपली प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी नहीं है अजाइल। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमने कुछ प्लान कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां से गोवा जाने के लिए कुछ प्लान कर देता हूं, स्पेसिफिक प्लान मैंने फाइनल कर दिया एंड कंटिन्यूअसली उस प्लान में चेंजेस आ रहे, बीच में अलग अलग स्पॉट ऐड होते जा रहे, कुछ अलग ही ट्रैक आ रहा है मेरा, मतलब मेरा लाइक डेस्टिनेशन तो गोवा है लेकिन बीच में स्पेसिफिक बहुत सारे स्पॉट में ऐड करते जा रहा हूं या तो रूट चेंज होते जा रहे, तो मेरा प्लान वर्कआउट नहीं करेगा। मैंने एक अलग प्लान किया था, वो प्लान वर्कआउट नहीं करेगा क्योंकि बीच में रिक्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्लान वर्कआउट नहीं होता, इसीलिए हम लोग उसको नॉट अ प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी बोलते हैं। अजाइल मेथोडोलॉजी में क्या रहेगा कि आपने कुछ प्लान किया एंड कस्टमर ने रिक्वायरमेंट चेंज किए, मॉडिफाई किए, बार बार सारी चीजें चेंज होती रही, तो आपका प्लान वर्कआउट नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी। देखो 5th नंबर का पॉइंट,
यहां पे लिखा है अजाइल मेथोडोलॉजी इज यूज्ड इन सर्विस बेस्ड कंपनी। मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनी में यूज होता ही है, लेकिन नाउडेज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी अजाइल मेथोडोलॉजी ही फॉलो करती है, क्योंकि अजाइल में हर एक चीज ट्रैक पे रखने के लिए इजी जाता है। तो इसलिए सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनी में भी काम नहीं होता, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी अभी अजाइल मेथोडोलॉजीज को यूज करती है। तो यहाँ पे आप लोग लिख के ले सकते हो कि अजाइल मेथोडोलॉजी इज यूज्ड इन सर्विस बेस्ड एज वेल एज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। डायरेक्टली मेंशन कर दो कि सर्विस बेस्ड एज वेल एज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। उसके बाद देखो कि इन अजाइल मेथोडोलॉजी कस्टमर कैन रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग इन रिक्वायरमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट फेज। एक एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस रहता है कि आप लोगों की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, तो उसमें स्पेसिफिक कभी भी वो रिक्वायरमेंट चेंज कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे अभी रिक्वायरमेंट में चेंजेस करने हैं। तो फेजेस कैसे हैं यहां पे देख लो। एक DIR और उसको बोलते हैं DIT। देखो वो DIR को है ना DIT वैसे भी मेंशन करके रखो ब्रैकेट में। उसके बाद है SIT, उसके बाद है UAT और उसके बाद है प्रोडक्शन। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले। DIT का मीनिंग होता है डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये पार्ट पूरा डेवलपर का आता है। देन SIT मतलब सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो ये पार्ट पूरा का पूरा टेस्टर का रहता है। UAT मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसका लॉन्ग फॉर्म लिखने की अभी जरूरत नहीं है, आपको आगे पता चलने वाला है, सिर्फ बता रहा हूं। तो UAT मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। उसका मीनिंग क्या होता है कि जब टेस्टिंग कंप्लीट होती है तब हमें वो यूजर को सारी चीजें दिखानी पड़ती, वो कस्टमर को सारी चीजें दिखानी पड़ती है। जब वो फीडबैक देता है हमें पॉजिटिव, तभी हम उसको प्रोडक्शन में लेके जा सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट फेजेस से सारी चीजें चल रही है कि DIT मतलब डेवलपमेंट वाला पार्ट, SIT मतलब टेस्टिंग वाला पार्ट, UAT मतलब वो फीडबैक कलेक्ट करने वाला पार्ट, एंड प्रोडक्शन मतलब लाइव में लेके जाना है एप्लीकेशन। तो इस फेजेस में से किसी भी फेज में हम लोग अभी काम कर रहे हैं एंड कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया रिक्वायरमेंट चेंजेस के लिए, तो भी वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा स्पेसिफिक सिनारियो रहता है अजाइल मेथोडोलॉजी। तो क्या बताना है कि एट एनी फेज कस्टमर कैन चेंज हिज रिक्वायरमेंट और ही कैन रिक्वेस्ट फॉर द चेंजिंग द रिक्वायरमेंट। इतना आप लोगों को बताना है एंड वी विल एक्सेप्ट दैट रिक्वायरमेंट एंड विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट आल्सो। तो ऐसे आप लोगों को स्पेसिफिक चीजें फॉलो करनी। तो अभी तक 2-3 पॉइंट देखे। देखो बाउंसर नहीं जाना चाहिए, सब लोग एक बार रिकॉल कर लो कि अजाइल इज एन मॉड्यूल ड्रिवन मेथोडोलॉजी। मॉड्यूल ड्रिवन मेथोडोलॉजी क्यों है? क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करके, और अगर मॉड्यूल बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उसको सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करके काम करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स एन मॉड्यूल ड्रिवन मेथोडोलॉजी, क्योंकि जब वो मॉड्यूल कंप्लीट होते हैं तब हम लोग उस स्पेसिफिक मॉड्यूल्स को कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद बताते हैं हम लोग इट्स नॉट अ प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी। प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी क्यों नहीं है? क्योंकि कस्टमर के रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं या तो बार बार चेंज हो सकते हैं, तो इसकी वजह से हमारा प्लान वर्कआउट नहीं होगा। तो इसलिए उसको नॉट अ प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद आप लोग बताओगे कि वो प्रोडक्ट बेस्ड एज वेल एज सर्विस बेस्ड कंपनी में वर्कआउट होता है। उसके बाद बताना है कि वो डिफरेंट फेजेस है जिसमें कभी भी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकते हैं। तो फेजेस है DIT, SIT, UAT और प्रोडक्शन। इवन प्रोडक्शन के बाद भी कस्टमर रिक्वायरमेंट मॉडिफाई कर सकता है, न्यू ऐड कर सकता है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट वर्जन आने वाला है। तो नेक्स्ट वर्जन में उसके प्रोडक्शन के बाद चीजें भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो कभी भी रिक्वायरमेंट चेंज होने दो, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट 8 नंबर का पॉइंट देखो अभी। This change in requirement do not affect the development of any other module. ये रिक्वायरमेंट चेंज होने की वजह से अदर मॉड्यूल्स का डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग सेपरेटली मॉड्यूल्स को डेवलप करते हैं।
तो अगर एक मॉड्यूल में भी मैंने चेंजेस किए तो दूसरे मॉड्यूल का कोड, दूसरी मॉड्यूल की फंक्शनलिटी अलग से डेवलप की जाती है, इसलिए उसके ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अकाउंट क्रिएशन पेज अलग से डेवलप करते हैं, हम लोग लॉगिन वाला पेज अलग से डेवलप करते हैं, हम लोग होम पेज अलग से डेवलप करते हैं। तो अगर अलग अलग डेवलप कर रहे हैं, तो अगर मैं चेंजेस फर्स्ट अकाउंट क्रिएशन वाले पेज के ऊपर कुछ न्यू चीजें ऐड कर देता हूं, तो उसका इम्पैक्ट, उसकी वजह से वो अदर दो पेजेस है वो वर्क करना स्टॉप नहीं करेंगे, वो एज इट इज वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोड सेपरेट मेंटेन किया है, वो बाद में जाके कंबाइन किया जाता है, पहले ही कंबाइन नहीं करते, उस एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करते। तो इसीलिए ये सारी चीजें हैं कि अगर रिक्वायरमेंट में चेंजेस भी आते हैं तो अदर मॉडल्स के ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। स्पेसिफिक ये चीजें समझ लो। तो ये जो चेंज है, ये जो रिक्वायरमेंट में चेंज है, उसके लिए कस्टमर को एक्स्ट्रा मनी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अजाइल का फायदा देखो कि अगर आप रिक्वायरमेंट चेंजेस कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जब अजाइल का प्रोजेक्ट का फाइनलाइजेशन होता है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब प्रोजेक्ट के टाइप रहते हैं, प्रोजेक्ट का फाइनलाइजेशन किया जाता है, कस्टमर के साथ डील की जाती है, तभी फाइनलाइज किया जाता है कि प्रोजेक्ट का बजट ऑलरेडी या तो ज्यादा रख देते हैं पहले से ही कंपनी वाले लोग, क्योंकि कस्टमर बोल देता है मेरे रिक्वायरमेंट चेंज हो सकते हैं, बाद में ऐड हो सकते हैं, तो पहले ही प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा लगा देते हैं जिसमें हमारा बजट मैनेज हो सके। या तो दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, कुछ एक बड़ी टोकन अमाउंट कस्टमर से ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि कस्टमर लेके आ रहा है प्रोजेक्ट बहुत बड़ा, वो है 10 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो सिंपली वो क्या करेगा, लाइक 50% अमाउंट पहले पे कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ वो पहले पे कर रहा है और बाकी का जो पेमेंट रहेगा वो पहले बता देता है कि मेरा प्रोजेक्ट का बजट है 10 करोड़ का, लेकिन हम लोग उसके साथ ऐसे डील कर लेते हैं कि अपने रिक्वायरमेंट चेंजेस हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट चेंज हो गए तो हमें भी बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, हमारे मैन पावर को काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम भी जा सकता है, तो उसके हिसाब से कॉस्टिंग भी चेंज हो सकती है। तो जो रिमेनिंग कॉस्टिंग का फाइनलाइजेशन रहेगा वो हम लोग एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे है वो डील कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वाटरफॉल मॉडल में एंड वी मॉडल में कैसे होता है कि अगर रिक्वायरमेंट चेंज करनी है तो इमीडिएटली पहले पेमेंट करना पड़ता है एंड देन वो रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट होती है। ये रियलिटी है। बट अजाइल मेथोलॉजी में ऐसा नहीं है, वो एक्स्ट्रा मनी पे आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो या तो हम लोग प्रोजेक्ट का बजट ही ज्यादा रख देते हैं या तो हम लोग बाद में सारी चीजें देख लेते हैं, इसलिए वो एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कस्टमर का फायदा वही रहता है, पहले रिक्वायरमेंट चेंज करो, आप लोग फोकस करो हर एक चीज, हम लोग या तो बाद में देखेंगे। तो ये है स्पेसिफिक सिनारियो अजाइल मेथोलॉजी के। तो फायदे देखो क्या है कि छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करके एप्लीकेशन को फोकस करेंगे, क्वालिटी के ऊपर पार्ट देखेंगे। दूसरा फायदा है कि कस्टमर कभी भी रिक्वायरमेंट चेंज कर सकता है, तो वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट थिंग है कि अगर रिक्वायरमेंट चेंज भी होते हैं तो उसका अदर मॉडल्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता। एंड और भी नेक्स्ट थिंग है कि उसके रिक्वायरमेंट चेंजेस के लिए या तो न्यू रिक्वायरमेंट के लिए उसे एक्स्ट्रा पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे स्पेसिफिक आप लोगों को बताना है रिगार्डिंग द अजाइल मेथोडोलॉजी। तो ये 4-5 पॉइंट हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद और एक पॉइंट देख लिया कि जैसे वी मॉडल का, वाटरफॉल मॉडल का ड्यूरेशन 3 महीने का है, वैसे अजाइल मेथोडोलॉजी का ड्यूरेशन रहेगा 1 ही महीने का। एक एक महीने के स्लॉट में हम लोग काम करते हैं, स्प्रिंट बोलते हैं उसको। ड्यूरेशन रहता है, 1 महीने का ड्यूरेशन रहता है जिसमें हम लोग काम करते हैं। 1 महीने के ड्यूरेशन में हम जितनी फंक्शनलिटी कंप्लीट करेंगे वो स्पेसिफिक फीचर हम लोग कस्टमर को देते चले। अगर कस्टमर को चाहिए तो हम लोग मंथली रिलीज कर सकते हैं, ये फायदा है, हम लोग मंथली रिलीज कर सकते हैं। वी मॉडल में या तो वाटरफॉल मॉडल में कैसा है कि 3 महीने के बाद ही रिलीज होगा। तो अगर आपकी फंक्शनलिटी 15 दिन में भी डेवलप हो गई एक छोटी सी, तो भी उसको रिलीज करने के लिए 3 महीना वेट करना पड़ता है। लेकिन अजाइल मेथोडोलॉजी में ऐसा नहीं है, आप एवरी मंथ अगर कस्टमर को चाहिए तो रिलीज कर सकते हो। इसलिए अजाइल मेथोडोलॉजी का ड्यूरेशन रखा है 1 मंथ।
अभी एक लास्ट सेंटेंस है वो देख लो कि 11 नंबर का पॉइंट, अजाइल मेथोडोलॉजी इज अ वैल्यू ड्रिवन मेथोडोलॉजी। इसका मीनिंग क्या है वो समझ, इट्स एन वैल्यू ड्रिवन मेथोडोलॉजी। ये वैल्यू ड्रिवन मेथोडोलॉजी क्यों है? क्योंकि हम लोग कस्टमर के रिक्वायरमेंट को वैल्यू देते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट चेंज करता है तो भी हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, मतलब हम लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं। सेकेंड थिंग देखो कि अगर कंसिडर कर लो कि आपके स्पेसिफिक एप्लीकेशन में ये 6 मॉड्यूल है, ठीक है, ये 6 मॉड्यूल है एंड हम लोगों ने एक स्पेसिफिक प्लान किया है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीक्वेंस फॉलो करेंगे एंड वन बाय वन उसको कंप्लीट करके दे देंगे उस कस्टमर। लेकिन कस्टमर ने, आप लोगों ने फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया, सेकंड वाला भी कंप्लीट कर लिया, अभी आप लोग थर्ड मॉड्यूल के ऊपर काम करने वाले हो या तो काम कर रहे हो, लेकिन अगर कस्टमर ने बोल दिया कि नहीं उसको होल्ड पे रखो, आप मुझे 5 नंबर का मॉड्यूल पहले डेवलप करके दे दो। कस्टमर ने क्या बोल दिया कि आप अभी जिस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दो एंड मुझे जो चाहिए वो मॉडल कंप्लीट करके दे दो। तो हमें वो करना पड़ता है, हम लोगों को उस स्पेसिफिक कस्टमर के रिक्वायरमेंट को वैल्यू देनी पड़ती। जो कस्टमर बोलेगा वैसे हमें फॉलो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर ही हमारे लिए भगवान रहता है, वही सारी चीजों का पेमेंट देने वाला रहता है, तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें चलती। हमें सिर्फ अपना काम करना है, वैसे जो बोलेगा वैसे। तो हम क्या कर रहे हैं? कस्टमर के रिक्वायरमेंट को वैल्यू दे रहे हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है वैल्यू ड्रिवन मेथोडोलॉजी। कस्टमर बोल देता है यहाँ पे चेंज करो, चेंज करना पड़ता है। वो बोलता है इसको स्टॉप करो, दूसरा काम वो वाला स्टार्ट कर दो, वो स्टार्ट करना पड़ता है। उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। लेकिन हमारा फायदा उसमें क्या रहता है कि प्रोजेक्ट का बजट वहां पे ज्यादा रहता है, कॉस्टिंग भी हमें ज्यादा मिलती है, कंपनी वाले भी फायदे में रहते हैं क्योंकि उनको पैसा ज्यादा मिलता है ऐसे प्रोजेक्ट्स में। तो ऐसे स्पेसिफिक सिनारियो है अजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में। तो 3 या 4 सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। फर्स्ट वन था इट्स एन मॉड्यूल ड्रिवन मेथोडोलॉजी, सेकंड वन है इट्स नॉट अ प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी, थर्ड आप एक एडवांटेज बताओगे सिंपली कि कस्टमर उसके रिक्वायरमेंट कभी भी चेंज कर सकता है, उसका इंपैक्ट अदर मॉडल्स के ऊपर नहीं होता एंड उसके लिए एक्स्ट्रा मनी भी देना नहीं पड़ता। नेक्स्ट थिंग बोलोगे इट्स एन वैल्यू ड्रिवन मेथोडोलॉजी। वैल्यू ड्रिवन मतलब क्या है कि वी हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। हमें कस्टमर की हर एक चीज को वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसीलिए उसको बोला जाता है वैल्यू ड्रिवन मेथोडोलॉजी। जब आप कभी भी एजाइल मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करने जाओगे तो ये हर एक सेंटेंस का मीनिंग एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको ऐसे बोल के नहीं चलेगा कि अजाइल इज नॉट अ प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी, इट्स अ वैल्यू ड्रिवन मेथोडोलॉजी, अजाइल इज अ मॉडल ड्रिवन मेथोडोलॉजी। ऐसे बात करके बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सामने वाले को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट अ प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वैल्यू ड्रिवन मेथोडोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडल ड्रिवन मेथोडोलॉजी। तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी एक्सटर्नल मॉक में भी एंड रियल टाइम इंटरव्यू में भी। तो ऐसे आप लोगों को एक बेसिक पार्ट पहले अजाइल मेथोडोलॉजी का एक्सप्लेन करना है। तो 10-12 पॉइंट है, उसमें से 5-6 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने आने चाहिए। बेसिक लेवल पे सब लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। अभी डाउट आकाश? सर ये पहला तो ये पॉइंट नंबर जो 10 है वो एक्सप्लेन करिए ना, क्या था? कि सिंपल थिंग है, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि चेंज इन द रिक्वायरमेंट डू नॉट इंक्रीज द डेवलपमेंट टाइम। सिंपल थिंग है, उनका कहना क्या है कि रिक्वायरमेंट में चेंजेस आता है तो डेवलपमेंट टाइम इंक्रीज नहीं होता। किस चीज का? सिंपल थिंग है, मेन फैक्टर है किस चीज का। अगर मैं जिस फंक्शनलिटी के ऊपर काम कर रहा हूं तो वो फंक्शनलिटी का डेवलपमेंट टाइम इंक्रीज नहीं होगा, ऐसा उनका कहना है। बट ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी चेंज हो गई तो वो डेवलपमेंट टाइम में चेंजेस हो सकते हैं। इसीलिए ये 10th नंबर का पॉइंट मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया क्या मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं। वो आपको बताता हूँ कि इस पॉइंट में चेंजेस हो सकते हैं। जो मैंने मेन पॉइंट एक्सप्लेन किए उसके ऊपर काम करना है। जो चेंज इन रिक्वायरमेंट, अगर कंसिडर कर लो कि एक पेज है
उस पेज के पहले रिक्वायरमेंट मुझे लाइक 20-30 आए थे, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, अराउंड लाइक 50-60% काम कंप्लीट हो चुका है उसका, एंड उसके रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। उसने बोल दिया कि ये कलर चेंजेस करना है, उसके साइज शेप चेंज करने, तो उसकी वजह से मेरा टाइम तो बढ़ने ही वाला है। तो अगर माइनर चेंजेस होते हैं तभी वो डेवलपमेंट टाइम इंक्रीज नहीं होता, बट मेजर चेंजेस हो गए तो डेवलपमेंट टाइम इंक्रीज होगा ही। तो इसलिए वो 10th नंबर के पॉइंट में चेंजेस है। दैट्स इट। क्लियर? यस सर, और एक क्वेश्चन था सर कि जो एजेंडा है वाटरफॉल मॉडल से स्विच करने का, अजाइल मेथोडोलॉजी, वो एजेंडा बता सकते हैं, मतलब हम क्यों स्विच कर रहे हैं? क्योंकि कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अगर कस्टमर आपके पास प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, राइट, एंड वो बोलता है मुझे रिक्वायरमेंट में चेंज करने, आप बोलते हो उसको नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट वर्जन तक, तो वो उसको क्या फायदा है उसमें, राइट? क्योंकि प्रोजेक्ट उसका है, उसको फायदा क्या चाहिए कि चलो मैं जब बताऊंगा तब रिक्वायरमेंट चेंज होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सारी चीजें चलनी चाहिए, तो ये उसका फायदा रहता है। तो अजाइल मेथोडोलॉजी में ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल रहती है, तुम कभी भी रिक्वायरमेंट चेंज करो, मैं कभी भी एक्सेप्ट कर लूंगा, तो ये उसका फायदा है। ओके, तो सर अगर ऐसा रहा फॉर एग्जांपल कि जो टाइम फ्रेम दिया है, फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1 हमने उसको सब मॉडल में कन्वर्ट किया 1 महीने के लिए, एंड कस्टमर कंटिन्यूसली वो अपने डाउट ही लेके आ रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट कैसे आगे बढ़ेगा? मतलब जो प्रोसेस है वो तो उसी में फंस जाएगा ना, नई नई चीज ऐड करने में। तो मोस्टली टाइम तो रियलिटी में ऐसा रहता है कि रिक्वायरमेंट इतने भी चेंज वो नहीं करता, उसको भी पता है जितना वो रिक्वायरमेंट चेंज करेगा उतना प्रोजेक्ट उसको जल्दी मिलेगा नहीं, राइट? तो नेगेटिव पॉइंट उसके लिए भी रहेगा। तो पहले ही मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बहुत सारी चीजें फाइनलाइज करके प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं कि रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा चेंज होते रहेंगे। तो ये अगर ऐसा रहेगा तो ये लाइक नॉर्मल स्टूडेंट जैसे चीजें हो गई कि हाँ चलो ये बताओ, ये नहीं तो ये करो, वापस ये करो, वापस वो करो, तो वो चलता ही रहेगा। तो रियलिटी में ऐसा काम नहीं होता। रियलिटी में हर एक चीज पहले प्रॉपरली देखी जाती है। रिक्वायरमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस आते, मेजर चेंजेस नहीं आते। ओके, और सर इसमें एक ऐसा बोल सकते हैं कि हम ऐसी रिक्वायरमेंट लेंगे जो हमारे डेवलपमेंट के टाइम को इंक्रीज ना करे। फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट का एग्जांपल ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चलना पड़ता है। ऐसे रिक्वायरमेंट हम लेंगे जो हमारा टाइम इंक्रीज नहीं करेगा, ऐसा नहीं चलता। तो फिर कस्टमर अपने पास आएगा क्या ऐसा किया तो? नहीं आएगा। हमें क्या चाहिए? हमें बिजनेस चाहिए, राइट? तो कस्टमर जैसे बोलेगा वैसे हमें फॉलो करना पड़ता है। ओके ओके, ठीक है सर। कोमल, सर जैसे अजाइल में अभी एसआरएस नहीं है ना, तो बीआरएस भी नहीं होगा क्या? बताऊंगा, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया मैंने। सॉरी सर। हाँ नहीं दिया, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। टूल रहते हैं, टूल में सारी चीजें डायरेक्टली मेंशन रहती सीधा। प्लान ड्रिवन का बताना ना एक बार। मतलब क्या है, अगर मैं आपको आज बता देता हूँ कि आपको इस 10 टॉपिक के ऊपर पढ़ाई करनी, ठीक है, आप एक प्लान करोगे कि पहला हाथ ये टॉपिक कंप्लीट कर लूंगी, दूसरा वो कंप्लीट कर लूंगी, लेकिन दोपहर में मैंने आपको कॉल करके बोल दिया कि नहीं, आपको वो 10 टॉपिक में से 2-3 टॉपिक स्किप करने हैं और दूसरे स्पेसिफिक टॉपिक चालू करने, ठीक है? और उसमें से 1-2 टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों के अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो आपका प्लान वर्कआउट करेगा क्या? नो सर। नहीं ना, आपका प्लान चेंज ही होगा ना। तो सेम थिंग, रिक्वायरमेंट चेंजेस की वजह से प्लान में चेंजेस हो सकते हैं हमारे, तो इसलिए मोस्टली प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी फॉलो नहीं होती है। आप आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल सकते, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो प्लान भी चेंज होगा। सिद्धांत सर क्वेश्चन ऐसा है कि दैट पॉइंट नंबर 8 इसमें जहाँ पे आपने बताया कि like all the modules will not, like the modules which is under development will not get affected with the change in requirement, correct? Yeah. So in that case, like let's say tomorrow I have to integrate all the modules together. Let's say आपने जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता कि सारे modules एक साथ फंक्शन होने के लिए, तो उसमें अगर जब मतलब if that is the time where again the client has an issue with the requirement, there is like some change that he have wants. valid reason, right? Then we have valid reason. Then that time we have to like stop the integration things. Okay, we have to put on hold, and then only we can work out. So this is okay. I'm sorry. So this is where it gives the flexibility for the agile methodology, Yes. right? Okay. Okay. क्योंकि भाई हम लोग डायरेक्टली कस्टमर को बोल सकते हैं भाई तुमने चेंजेस बताए तो अभी हम क्या करें, हम लोग उसको कर सकते हैं, सिर्फ तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो इससे वो एस्पेक्ट्स पे भी अफेक्ट होगा ना, कॉस्ट पे, देन व्हिच इज सेड कि कस्टमर इसलिए तो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग ज्यादा रहती है।
एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज अभी क्या करती है कि आवरली बेसिस पे कॉस्ट लगाती है, जैसे एम्प्लॉय जितने घंटे काम करते हैं उसके हिसाब से कॉस्टिंग रहता है। ओके आपकी अटेंडेंस ट्रैक की जाती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। वो क्यों करी जाती है? क्योंकि वो कॉस्टिंग कस्टमर से लेना पड़ता है, इसीलिए। ओके सर, थैंक यू। अनिकेत, Sir, you said that agile methodology is also used in product-based companies, right? यस, So, sir, if a product has to be changed, some design or some, so it can be used also there. यस, कुछ भी चेंज होने दो ना, डिजाइन चेंज होने दो ना, तो कुछ भी चेंज होने दो, हमें क्या है, चेंजेस करने हैं, दैट्स इट। सर, लेकिन प्रोडक्ट में कैसा है, मतलब पहले से मतलब डिजाइन वगैरह करके रखा होता है तो वापस उसमें change- डिजाइन में चेंजेस भी हो सकते हैं ना। अगर आपको खुद का प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल आप खुद अपनी गाड़ी बना रहे हो, ठीक है, ये आपका Yes. खुद का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बेस मतलब क्या रहता है, खुद का प्रोडक्ट बनाओ एंड वो फिर मार्केट में उसको उतारो। उसको किसी को ये नहीं करना है, सिर्फ हम लोग अपना मार्केट में खुद का प्रोडक्ट लेके जाते हैं। तो अगर तुम्हारा खुद का प्रोडक्ट है, तुमने खुद की एक गाड़ी बनाई, एंड अगर तुम्हें लगा कि गाड़ी में नहीं, मुझे अभी मैंने मार्केट में गाड़ी लेके जा रहा हूँ लेकिन मुझे अभी भी और कुछ चेंजेस करने, तो उसके डिजाइनिंग में भी चेंजेस कर सकते हो, फंक्शनलिटी में भी चेंजेस कर सकते हो ना। ऐसे थोड़ी कि एक बार पहले से ही प्री डिफाइंड थिंग्स है तो वैसे ही फॉलो करोगे, नो। Okay, sir. Thank you. वैभव, हेलो सर, ये मतलब अगर ये अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड होता है तो ये मतलब जो अजाइल की जो मॉड्यूल डिवाइड की हुई जो पेजेस तैयार होते हैं, तो ये अजाइल पूरा एक डिवाइड किए हुए पार्ट में मतलब चाहता है कि ये एक अलग अलग पार्ट रहते हैं कि एक ही मॉड्यूल में इन्वेस्ट होता है मतलब। वो छोटे छोटे पार्ट मतलब क्या है कि एक एप्लीकेशन में क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस रहते हैं, राइट। तो पेजेस मतलब एक छोटा छोटा पार्ट कंसिडर कर लो कि एक पार्ट मतलब पहले आप लोगों का अकाउंट क्रिएशन वाला पेज, दूसरा लॉगिन वाला पेज, तीसरा होम पेज रहता है, कुछ सेटिंग पेज रहते हैं, कुछ चैट बॉक्स के मैसेंजर के पेजेस रहते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेजेस रहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेजेस रहते हैं। हर एक पेज के ऊपर दूसरा एक पेज डिपेंडेंट रहता है। तो ये छोटे छोटे पार्ट में हम उसको डिवाइड करके कंप्लीट करते हैं। फायदा क्या रहता है कि उसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, क्वालिटी में ज्यादा इंप्रूवमेंट रहेगा, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। मयूर, सर, कस्टमर को जो भी चेंजेस करवाने हैं तो इसमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहता है, मतलब हाउ वी कम्युनिकेट विद अदर। ओके, सिंपल थिंग है, प्रोसेस तो सेम रहेगी कि रिक्वायरमेंट चेंज रहेगा वो प्रोडक्ट ओनर के पास, मतलब बिजनेस एनालिस्ट के पास, ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट हमें वो रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। पहले कैसे था, एसआरएस बीआरएस टूल है, अभी आगे आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कल के लेक्चर में कि एसआरएस बीआरएस ये डॉक्यूमेंट्स है। वो डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायरमेंट देने की वजह पे सेम चीजें वो आपको टूल में प्रोवाइड करता है। तो वो टूल में आप लोगों को सारी चीजें दिख जाती है, आप उसका रेफरेंस लेके मतलब वो टूल यूज करके आपके हिसाब से डेवलपर डेवलपमेंट करते हैं, टेस्टर टेस्टिंग कर लेते हैं, दैट्स इट। ओके सर। अनिकेत देसाई, ओके, तो ये बेसिक पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हार्ड कुछ भी नहीं है, सेंटेंसेस सिर्फ 5-6 ही है, सिर्फ उसका मीनिंग थोड़ा बड़ा है, तो उस स्पेसिफिक मीनिंग को आपको अंडरस्टैंड करना है। यस अनिकेत, ये सर, तो 1 मंथ का टाइम पीरियड रहेगा और चेंजेस फ्रीक्वेंटली होंगे, तो इसमें सर एस्केलेशन कैसे वर्क करता है? बताऊंगा आपको escalation कैसे वर्कआउट करता है, डोंट वरी। ओके आगे थोड़ा प्रोसेस होने दो, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी। ओके ओके। तो आज क्या करना है आप लोगों को, ये बेसिक पार्ट रीड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो डेली मॉक करोगे पहले क्वेश्चन आंसरिंग करना सीख लो। बहुत सारे लोग ऐसे सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं डेली मॉक में, ऐसा होगा तो इंटरव्यू कभी भी क्लियर नहीं होगा, इतना गारंटी मैं देता हूँ। तो जो लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो भी मराठी एंड हिंदी में, आगे बढ़ना है लाइफ में तो ये डिस्कशन स्टॉप करो एंड क्वेश्चन आंसरिंग पहले फॉलो करो। कंपल्सरी डेली मॉक में पहला क्वेश्चन आंसरिंग करना है एंड देन बाद में जाके आप लोग डिस्कशन कर सकते हो। एंड वो भी ट्राई करो पहले आप लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश उसमें, क्योंकि जनरल सेंटेंसेस इंग्लिश में बातें करनी आनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैनेजर लोग इंटरव्यू के टाइम पे आपके साथ थोड़ा जनरल डिस्कशन करते हैं, कभी कभी एचआर लोग तो आपके साथ नॉर्मल जनरल डिस्कशन ही बातें करेंगे।
तो वो आपको इंग्लिश में बताने आना चाहिए, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेके अदर कुछ थिंग्स वो डिस्कस कर देते, तो वो सारी चीजें आपको इंग्लिश में बातें करनी आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएटेड पर्सन हैं जिनको इंग्लिश का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, तो जिन लोगों को इंग्लिश का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उन लोगों को अपनी इंग्लिश सुधारनी है कंपलसरी। अब एज ए एक्सपीरियंस पर्सन मार्केट में जाने वाले हो तो यू शुड हैव दैट मच ऑफ नॉलेज अबाउट द अदर थिंग्स आल्सो। मतलब आप लोग जनरल कम्युनिकेशन में एटलीस्ट बेसिक लेवल पे तो बातें करना आना चाहिए। नहीं तो सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है, आपको वो समझ में आ रहा है, लेकिन आप उसको रिप्लाई हिंदी में दे रहे हो, तो आपका अनप्रोफेशनल बिहेवियर हो जाता है। आप प्रोफेशनल एम्प्लॉय नहीं दिखते वो, क्योंकि वहां पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है सामने वाले को कि आपको इंग्लिश ही नहीं आती। एंड जब इंग्लिश में बातें कर रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा अटकना नहीं है और अपने ट्यूनिंग में बात नहीं करना है। एक सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए इंग्लिश। नहीं तो कैसा है, ये रियलिटी है, मतलब आपको बता रहा हूँ, ये रियलिटी है कि अपने अपने रीजन के हिसाब से आप लोग अपने अपने मतलब जो एरिया है उसके हिसाब से आप लोग क्या करते हो, उस ट्यूनिंग में बात करते हो। इंग्लिश में भी ट्यूनिंग ऐड कर देते हैं, तो वो ट्यूनिंग नहीं आनी चाहिए। एक प्लेन लेवल की थोड़ी बहुत ट्यूनिंग रखो कि नॉर्मल एकदम जनरल डिस्कशन वो वाला। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं लाइक स्टूडेंट्स उसको सूर लगा के बोलते हैं, तो वो एक उसका इम्पैक्ट अलग रहेगा। तो इम्पैक्ट वो होना नहीं चाहिए, उतना ट्राई करो। आपके पास वो सारी चीजें इंप्रूव करने के लिए ये 3-3.5 महीने का ड्यूरेशन देता है। इसलिए वो डेली मॉक के ऊपर फोकस करो, यही बोला जाता है। वीकेंड के मॉक के ऊपर फोकस करो, यही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके जो निगेटिव पॉइंट्स है उसको पॉजिटिव में हमें कन्वर्ट करना है। तो जिन लोगों को इंग्लिश का प्रॉब्लम है, डेली बेसिस के ऊपर अपने अपने खुद के लिए अपने ऊपर फोकस करो। जहां जहां पे स्टक होते हो, जहां जहां पे प्रॉब्लम फेस करते हो, उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करो। ये अभी करोगे ना, तो जैसे ही आप लोगों की ये सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी, इंटरव्यू स्टार्ट होगी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा आपके साथ और आप जल्द से जल्द मल्टीपल ऑफर लेटर ले सकते हो। तो कुछ गाइडेंस चाहिए तो हमेशा पूछते रहो कि अगर आपको कुछ कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है वो भी पूछो। क्योंकि देखो कि आपके पास अभी टाइम, बाद में क्या है, आपको डायरेक्टली जॉब करना है, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप ट्रेनिंग लोगे एंड जॉब के ऊपर काम करोगे। तो आपको टेक्निकली आप लोग स्ट्रांग रहोगे, लेकिन व्हाट अबाउट द जनरल थिंग्स, आपको कंपनी लेवल पे कैसे बिहेव करना है, हर एक चीज यहाँ पे मैं बताने वाला। तो इसीलिए आपको ओवरऑल परफेक्ट होना है, सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होना है। तो उस ओवरऑल परफेक्शन के लिए शुरुआत अभी से रख देना। ऑलरेडी अभी 2 तारीख है, 8 तारीख को तो आपका 1 महीना कंप्लीट हो जाता है। चलो 8 दिन छुट्टी में चले गए, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। लेकिन अभी भी आपके पास बेस है, अभी भी आपके पास टाइम है, तो उस टाइम के ऊपर फोकस करो। जितना हो सके खुद के लिए टाइम निकालना स्टार्ट करो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, वो उस 3-3.5 महीने की जो जर्नी रहती है ना, उसमें अपनी पर्सनल लाइफ पूरी छोड़ देते हैं। लाइक कहीं पे घूमना फिरना, फैमिली फंक्शन पूरा छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उतनी जॉब की जरूरत होती है। तो आपको भी एक दिमाग में रखना है कि अपनी फैमिली को हैंडल करना है, अपनी एक सारी चीजें सेट करनी है। आज कभी भी मैं घर से बाहर निकलूंगा तो 2 लोगों ने बोलना चाहिए, 4 लोगों ने बोलना चाहिए कि एटलीस्ट बंदा या तो ये बंदी कमा रही है। आप लोगों को किसी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हाँ चलो क्लासेस करके भी अभी घर पे बैठा है, ग्रेजुएट होकर भी 2 साल हो गए फिर भी घर पे बैठा है। तो ये चीजें आपके साइड से नहीं होनी चाहिए। तो इतने लेवल का प्रिपरेशन करना है, दैट्स इट। आई थिंक सो सर ने ज्वाइन किया है। ओके, तो हम लोग बाकी की चीजें कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक रीड करो, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो आजाइल मेथोडोलॉजी का पार्ट, देन हम लोग बाकी चीजें कंटिन्यू कर पाएंगे।